अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मैर तारिक। नाज़रीन, आखिरकार मोमना इकबाल की दरख्वास्त पर एमपीए साकिब चद्दड़ और उनकी अहलिया के खिलाफ मुकदमा एनसीसीआईए ने दर्ज कर लिया है। देखने वाली बात यह है कि एनसीसीआईए को आखिर ऐसे वो कौन से शवाहिद या सबूत मिले हैं जिसकी बिना पर एक एमपीए के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। ये इस एफआईआर में तमाम तर तफसीलात जारी कर दी गई हैं या सामने आ चुकी हैं। इसके अलावा जी एफआईआर के बेसिकली आप कह सकते हैं कि 3 हिस्से हैं या इनको आप 3 हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हिस्सा है मोमना इकबाल की जो दरख्वास्त थी, उनकी जो शिकायत थी, उनके जो इल्ज़ामात थे साकिब चद्दड़ और इनकी अहलिया के ऊपर। दूसरे हिस्से में वो इंक्वायरी है, वो शवाहिद हैं, वो तहकीकात हैं इब्तदाई जो कि एनसीसीआईए ने की और उसके बिना के ऊपर फिर साकिब चद्दड़ और इनकी अहलिया के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। तीसरा हिस्सा आप वो कह सकते हैं कि जो दिफात लगाई गई हैं साकिब चद्दड़ और इनकी अहलिया के ऊपर और दीगर मुल्जिमान के ऊपर और इनके हवाले से उसमें क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं। और जैसे मैंने पहले कहा कि कुछ मज़ीद इंकशाफात भी इस एफआईआर में आए हैं और ये एफआईआर बड़ी तफसीली एफआईआर है। ये 2 सफ़ात पर मुश्तमिल एक तफसीली एफआईआर है। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम इस बात को समझें कि ये एक हाई प्रोफाइल केस था। ये कोई आम मामूल का केस नहीं था कि किसी ने जाकर किसी के खिलाफ कोई दरख्वास्त दी, कोई मुकदमा दर्ज करवाया और उसके बाद वो फौरी तौर पर दरख्वास्त या शिकायत जो है वो उसके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हो गया। ऐसा नहीं है, बल्कि एनसीसीआईए का ये तरीकाकार है कि जब भी एनसीसीआईए में कोई दरख्वास्त लेकर आता है तो दोनों फ्रीकैन को बुलाया जाता है, उस पर तहकीकात की जाती हैं और कुछ ना कुछ जब सच्चाई नज़र आती है मामले में एनसीसीआईए को तो फिर ही वो मुकदमा दर्ज करती है। और इस मामले में भी हमने ये देखा कि जब ये शिकायत या इल्ज़ाम मोमना इकबाल की तरफ से लगाया गया साकिब चद्दड़ के ऊपर, एमपीए के ऊपर, उसके बाद दोनों फ्रीकैन को एनसीसीआईए ने बारी बारी फर्दन बुलाया भी अपने दफ्तर में। उनसे उनका बयान रिकॉर्ड किया गया, उनसे शवाहिद भी लिए गए और दोनों के मोबाइल भी इस वक्त एनसीसीआईए के पास हैं और उनके ऊपर भी ये तहकीकात की गई हैं, उनसे भी शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं। अच्छा जी, पहले हिस्से की तरफ आते हैं एफआईआर के जो मैंने आपको बताया कि जो मोमना इकबाल की दरख्वास्त थी। मोमना इकबाल ने इस दरख्वास्त में यही कहा जी कि जो साकिब चद्दड़ हैं, उनकी अहलियाँ हैं और दीगर मालूम और नामालूम मुल्जिमान जो हैं उनकी तरफ से उनकी और उनकी फैमिली को ना सिर्फ आप कह लें कि डराया धमकाया जा रहा है, बल्कि उनका पीछा भी किया जा रहा है। और ये उन्होंने बताया एफआईआर में, दरख्वास्त में अपनी में लिखा कि ये जो सिलसिला था ये 2023 में उस वक्त शुरू हुआ जब मोमना इकबाल को ये पता चला कि साकिब चद्दड़ पहले से शादीशुदा हैं, उनकी एक अहलिया भी हैं। तो जब उन्होंने इस मामले के ऊपर साकिब चद्दड़ से शादी करने से इनकार किया तो साकिब चद्दड़ ने फिर ब्लैकमेलिंग का या धमकियां देने का ये सिलसिला शुरू कर दिया। मोमना इकबाल ने इस दरख्वास्त में कहा जी कि ये सिलसिला जारी रहा, लेकिन इसमें शिद्दत उस वक्त आई जब इस मुहिम में उस वक्त शिद्दत आई। उन्होंने मुहिम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि बाकायदा एक कैंपेन चलाई गई उनको बदनाम करने के लिए, उनको डराने के लिए, उनकी फैमिली को धमकाने के लिए, उनको ज़दोकोब करने के लिए। अच्छा जी, मोमना इकबाल इस दरख्वास्त में ये कहती हैं जी कि जब 2023 में उन्होंने शादी से इनकार किया, उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। फिर ख़ास तौर पर जब साकिब चद्दड़ को ये पता चला कि मोमना इकबाल की हाल ही में शादी होने वाली है तो इस मुहिम में तेज़ी लाई गई और इनकी जो जिनसी वीडियोज़ हैं, यानी कि मोमना इकबाल की जिनसी वीडियोस, ये मोमना इकबाल के मोबाइल व्हाट्सएप के ऊपर भेजी गई और इनकी जो बहन है रिमशा इकबाल, जो कि इनकी वकील भी हैं, उनके नंबर के ऊपर भी इनकी मोमना इकबाल की जिनसी वीडियोस भिजवाई गई। उसके बाद फिर उन्होंने ये जो दरख्वास्त है वो एनसीसीआईए को दी। अच्छा जी, एनसीसीआई फिर कहती है जी कि दूसरे हिस्से में कि जब मोमना इकबाल की जानिब से और इनकी बहन की जानिब से ये दरख्वास्त दी गई तो उसके ऊपर फिर उन्होंने इंक्वायरी के लिए मोमना इकबाल को बुलवाया। मोमना इकबाल ने जो इल्ज़ाम लगाए थे उन्होंने बैठकर उसकी तस्दीक की। जो दरख्वास्त में उन्होंने इल्ज़ाम लगाए थे साकिब चद्दड़ और इनकी अहलिया के ऊपर, उसकी तस्दीक की मोमना इकबाल ने और उसके बाद मोमना इकबाल ने कहा कि वो इस केस की पैरवी करना चाहती हैं और फिर उन्होंने शवाहिद के तौर पर वो 2 वीडियोस भी दी। यानी कि मोमना इकबाल ने
और उनकी जो बहन है रिमशा इकबाल, उन्होंने वो मोमना इकबाल की 2 जिनसी वीडियोस भी फराहम की इदारे को यूएसबी में डालकर कि ये वो वीडियोस हैं जो इनके नंबर्स के ऊपर भिजवाई गई हैं मोमना इकबाल की, और इन्हें ये वीडियोस दिखाकर ब्लैकमेल किया जा रहा है और इन्हें धमकियां दी जा रही हैं। अच्छा जी, जो इदारा इसके ऊपर आगे मजीद तहकीक करता है, क्योंकि ये तो इंक्वायरी हमने देखा कि वहां तक मुकम्मल हो गई। ये मोमना इकबाल की बहन ने भी बताया था, रिमशा इकबाल ने भी, कि उन्होंने जो सबूत हैं, जो वीडियोस हैं, वो एनसीसीआईए को दे दिए हैं। अब इसके ऊपर जाहिर है कि आगे एनसीसीए ने इंक्वायरी करनी थी। एनसीसीआईए कहती है जी कि उसके बाद साकिब चद्दड़ को बुलाया गया, उनसे तफ्तीश की गई। अब जाहिर है कि जो मोमना इकबाल और इनकी बहन ने जो वीडियोस दी, जो सबूत दिए, उन्होंने उसके साथ वो नंबर भी दिए जी कि ये 2 नंबर हैं जिन नंबर से ये वीडियो हमें सेंड की गई थी। और जो एफआईआर है उसमें ये लिखा गया है कि जो वीडियो है जो इन दोनों को भिजवाई गई, मोमना इकबाल की जिनसी वीडियो, उसमें साकिब चद्दड़ भी नजर आ रहा है। खैर, ये आगे जो मैं मजीद आपको बात बता रहा हूं ये एफआईआर में तो नहीं लिखी गई, लेकिन आप देखें कि अगर तन्हाई के आलम में एक कमरे में कुछ इस तरह की वीडियोस बनाई गई हैं, उसमें अगर कमरे में 2 शख्स ही मौजूद हैं, तो जाहिर है कि जो वीडियो का अंदाज होता है वो सेल्फी के अंदाज में हो या किसी भी अंदाज में हो, अगर दोनों उसमें नजर आ रहे हैं तो फिर ये वाज़े तौर पर पता चल जाता है कि वीडियो किसने बनाई या किसके मोबाइल से बनी और वो किसके पास थी। और अगर वो किसी व्हाट्सएप के नंबर से दोबारा मोमना इकबाल और इनकी बहन के नंबर तक पहुंची है, तो जाहिर है कि वो किसी के मोबाइल से लीक हुई है, या आप कह लें कि अगर वो इस तरह धमकी के लिए इस्तेमाल की जा रही है या किसी मकसद के लिए इस्तेमाल की जा रही है, तो उसमें शक वाज़े तौर पर साबित हो जाता है। खैर, ये तो तहकीकात आगे इदारे ने करनी है या अदालत ने करनी है, इसके ऊपर जो भी केस चलना है। उसके बाद जी एनसीसीआईए ये कहता है कि जब इन दोनों मुल्जिमान, यानी कि जो खास तौर पर साकिब चद्दड़ था और इसकी जो अहलियां हैं सुमेरा खान, इनको 21 मई को पिछले महीने को ये कहा गया जी कि आप दोनों अपने मोबाइल जो हैं वो एनसीसीआईए को जमा करवा दें। एनसीसीआई इस एफआईआर में लिखती है जी कि सुमेरा खान ने, जो कि साकिब चद्दड़ की अहलियां हैं, उन्होंने अभी तक अपना मोबाइल जमा नहीं करवाया, जबकि साकिब चद्दड़ जो हैं उन्होंने 13 रोज के बाद, यानी कि आज 5 तारीख है, 3 जून को उन्होंने आज से 2 दिन पहले अपना मोबाइल जो है वो एनसीसीआईए में जमा करवाया है। और एनसीसीआई एफआईआर में ये लिखती है कि जो मोबाइल उन्हें जमा करवाया गया साकिब चद्दड़ की जानिब से, उसमें कोई भी डाटा नहीं था, उसमें कोई सोशल मीडिया की एप्लीकेशन मौजूद नहीं थी और उसमें कोई वीडियोस वगैरह नहीं थी। और ये एफआईआर में बाकायदा तौर पर लिखा गया कि मोबाइल की हालत और डाटा की जो सिचुएशन है वो देखकर लगता है कि इसे जानबूझकर डिलीट किया गया है या फॉर्मेट किया गया है मोबाइल को, या इसमें से डाटा डिलीट किया गया है। और जो ताखीर की गई इतने दिन डाटा जमा करवाने के लिए या मोबाइल जमा करवाने के लिए, उसके मुताबिक भी मुतल्लिक एफआईआर में लिखा गया है कि ये ऐसे लगता है कि जानबूझकर ये ताखीर की गई है और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है। इसके अलावा जी जो मोमना इकबाल और इनकी बहन को धमकी अमेज जो आप कह लें कि पैगामात मौसूल हो रहे थे, जो 2 नंबर्स उन्होंने दिए कि ये 2 मुख्तलिफ नंबर्स हैं जिन से इनको ये धमकी अमेज पैगामात मौसूल हो रहे थे, उसमें उन्होंने लिखा कि ये साकिब चद्दड़ के नंबर हैं। इसके ऊपर भी एफआईए ने या एनसीसीआईए ने, इदारे ने तहकीक की और उन्होंने बताया जी कि ये दोनों जो नंबर थे ये साकिब चद्दड़ के इस्तेमाल में ही थे, यानी कि जिन नंबर से इन दोनों बहनों को धमकियां दी गई थीं वो साकिब चद्दड़ के इस्तेमाल में थे। इसके अलावा जी एक जो रोला या मामला इस तमाम तर केस में है, जो नया सामने आया है, वो है सीडीआर का, यानी कि आप कह लें कि जो कॉल रिकॉर्ड होता है, कॉल हिस्ट्री होती है। बेसिकली सीडीआर जो है वो इदारे इस्तेमाल करते हैं, सिक्योरिटी इदारे इस्तेमाल करते हैं किसी भी मुल्जिम की तहकीक के लिए या उसके कॉल रिकॉर्ड के लिए, उनके किस किस के साथ राब्ते थे, ये सीडीआर में पता चल जाता है। अब ये सीडीआर जो है वो क्योंकि हुकूमती एक अथॉरिटी है या हुकूमत की सवाबदीद होती है कि वो इनको इस्तेमाल करती है कानूनी मामलात में, वैसे एक आम बंदा जो है वो इन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं कर सकता, इन तक रसाई हासिल नहीं कर सकता। जाहिर है कि वो एमपीए है, उसने सीडीआर निकलवा ली होगी अपने असर और सूख से। तो इस एफआईआर में यह भी कहा गया है जी कि सीडीआर जो थी वो साकिब चद्दड़ और इसकी अहलिया के नंबर से मोमना इकबाल और इसकी बहन को भिजवाई गई। अब सीडीआर में बेसिकली होता यह है कि आप कह लें कि 4 या 5 या 6 महीने का ये बेसिकली आप रिकॉर्ड उसके ऊपर देख सकते हैं कि
आपने किन किन नंबर्स के ऊपर फ़ोन किया है, आपको किन किन नंबर से फ़ोन आया है, आपने मैसेजेस किन को किए हैं, किन लोगों ने आपको मैसेजेस किए हैं आपके नंबर के ऊपर, कॉल का दौरानिया या टाइम ड्यूरेशन इसके ऊपर होता है, तारीख होती है, टाइम होता है। तो ये सारा जो कॉल रिकॉर्ड होता है इसे सीडीआर कहते हैं। तो ये सीडीआर जो थी वो मोमना इकबाल की निकलवा कर साकिब चद्दड़ ने इनके मोबाइल नंबर्स के ऊपर भिजवाई, इनकी और इनकी बहन के नंबर के ऊपर। और जाहिर है कि ये किस लिए इस्तेमाल की जाती हैं, ये उसमें लिखा गया है कि ये उनको धमकाने के लिए या उनको प्रेशराइज करने के लिए ये इनका पर्सनल जो डाटा था, रिकॉर्ड था, वो इन्होंने गैर कानूनी तरीके से निकलवा कर इसको इस्तेमाल किया। और फिर अगर हम इसमें मजीद बात करें कि जो एफआईआर में दफात लगाई गई हैं उसमें सबसे पहले सीडीआर का ही जिक्र है कि ये एक क्योंकि हुकूमती चीज़ है या सरकारी चीज़ है, इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो सीडीआर के गलत इस्तेमाल और फिर उसके अलावा जो भिजवाए गए मोबाइल के ऊपर सीडीआर उनकी अहलिया की जानिब से और साकिब चद्दड़ की जानिब से दोनों बहनों के मोबाइल के ऊपर, उसके ऊपर दफात लगाई गई हैं दो अलग से। इसके ऊपर जो मजीद इसके अलावा जो मजीद दो दफात हैं वो फिर आगे इन वीडियोस के मुतल्लिक हैं, वो पीके एक्ट के मुतल्लिक हैं जी कि आप किसी की जो निजी वीडियोस होती हैं वो उसकी बग़ैर इजाज़त किसी को सेंड नहीं कर सकते, भिजवा नहीं सकते। फिर इन वीडियोस का जिस तरह से इस्तेमाल किया गया वो उसके ऊपर 3 दफात लगाई गई हैं। और इसके अलावा जो आप कह लें कि मज़ीद जो दफात लगाई गई हैं उसमें फिर आगे आ जाती हैं, यानी कि क्रिमिनल लॉ के मुतल्लिक हैं ये दफात के। आपने किसी को धमकाया और इस तरह किसी को जो है वो हरास किया तो उसके ऊपर मज़ीद दफात हैं। तो आप अगर इन तमाम दफात को मुकम्मल तौर पर जो कि आप कह लें कि 6 से 8 दफात लगाई गई हैं उनको अगर मिलाकर देखें तो तकरीबन आप कह लें कि अगर सज़ा होती है तो कम से कम 5 साल और 10 साल की सज़ा है। इसके अलावा 50 लाख रुपए तक जुर्माना भी आयद किया जा सकता है इन दफात के ऊपर जो ये लगाई गई हैं। अच्छा जी, इसके अलावा जो आगे मजीद बात की गई है इस एफआईआर में वो ये है कि जाहिर है कि मोमना इकबाल और उनकी जो बहन है रिमशा इकबाल जो उनकी वकील हैं, रिमशा इकबाल ये बात करती रही हैं अपने इंटरव्यूज़ में कि मुख्तलिफ नंबर से उनको ये वीडियोज़ आती रहीं, ये धमकियाँ आती रहीं, ये सिलसिला चलता रहा। तो वो उनके लिए नामालूम नंबर थे। तो उन नामालूम अफराद के मुतल्लिक एफआईआर में ये कहा गया है जी कि फ़िलहाल इन दोनों अशखास के ऊपर ये दफात लगाई जा रही हैं, यानी कि साकिब चद्दड़ और इनकी अहलिया सुमेरा खान के ऊपर इनको मुकदमे में नामजद किया गया है। लेकिन जो नामालूम अफराद ये तमाम तर इस कार्रवाई में दूसरे भी शामिल थे, वो जब हम इंक्वायरी करेंगे, तहकीकात करेंगे, तफ्तीश करेंगे मुल्जिमान से, तो उनका भी नाम सामने आ जाएगा। जो भी लोग इसमें शामिल होंगे उनको भी फिर शामिल कर लिया जाएगा इस तहकीक में या इस केस में। तो ये तमाम तर सूरत हाल थी। और साकिब चद्दड़ ने उसके बाद क्या किया जी कि जैसे ही उन्हें फौरी पता चला कि मुकदमा दर्ज हो गया है तो वो सेशन कोर्ट लाहौर पहुंचे। वहां पर उन्होंने ज़मानत कबल अज़ वक्त गिरफ्तारी करवा ली है गिरफ्तारी से बचने के लिए, और तकरीबन मेरे ख्याल में 24 जून तक उन्हें ये टाइम दिया गया है और उनको गिरफ्तारी, पुलिस को या इदारों को उनकी गिरफ्तारी से रोका गया है। तो ये तमाम तर सूरत हाल है जी इस वक्त जो सामने आ चुकी है। दूसरा, इसके एंड पे मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर हम पॉलिटिक्स की सूरत हाल देखें, पाकिस्तान का मुआजना करें दूसरे ममालिक के साथ, होता यह है जी कि जो एक अवामी नुमाइंदा होता है उसका एक फैमिली मैन होना बड़ा ज़रूरी समझा जाता है किसी भी एक जमहूरी निज़ाम में, कि वो फैमिली वाला होना चाहिए। वो बच्चों के साथ, अपनों के साथ कैसे ज़िंदगी गुजार रहा है। जो फैमिली मैन होते हैं उनकी तलाक के हवाले से भी बड़े कंसर्न्स होते हैं लोगों को दूसरे मुल्कों की जमहूरियत में। और कई दफ़ा ऐसे जो हैं वो आप कह लें कि हिस्टोरिकल वाक़यात भी सामने आए हैं कि जो मुल्कों के सरबराह होते हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, वो मियाँ बीवी के दरमियान इख्तलाफ भी होते हैं, लेकिन वो इस डर से जो है वो सिर्फ तलाक नहीं लेते कि अगर वो अलहदा हो गए तो लोग क्या सोचेंगे और उनके जो वोटर्स हैं वो क्या सोचेंगे। लेकिन पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है ये आपके सामने है। और इस तरह के जो संगीन इल्ज़ामात हैं उसके ऊपर बैठे बिठाए लोग इस्तीफ़ा दे देते हैं दूसरी जमहूरियत में। लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है, खैर ये अदालत का काम है। अभी तक तो ये इल्ज़ामात हैं जो केस के मुतल्लिक अभी कहा जा रहा है। जिस तरह से एफआईआर दर्ज हो चुकी है तो हम कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ
जो है वो ज़रूर मिला है अदारों को, जिसके बिना पर एक एमपीए के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है। और ये कहीं ना कहीं पंजाब हुकूमत के लिए भी एक ऐसा इकदाम इस वजह से है कि ये जो बात हो रही थी कि दबाव है कि एक एमपीए के ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा, तो इसमें भी ये पंजाब हुकूमत की एक अच्छी चीज़ है कि ये तमाम तर जो क्यासराइयाँ हो रही थी कि मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा, दबाव है वो बाअसर है, उसके बावजूद एमपीए के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है। और जितने इल्ज़ामात मोमना इकबाल और उनकी बहन ने वकील बहन ने लगाए थे साकिब चद्दड़ के ऊपर, उससे बढ़कर जो है वो कहीं ना कहीं मुकदमा दर्ज होता हुआ हमें नजर भी आ रहा है। इस हवाले से अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। देखते रहिएगा न्यूज़ अलर्ट।